आज हम लोग भारत का संविधान शुरू करते हैं। भारत का संविधान यहीं से शुरुआत होती है। तो ये भारत का संविधान कहीं लिखा है या है? तो भारत संविधान बना हुआ है, ये लिखा हुआ है भाग नंबर 22 में और अनुच्छेद नंबर 393 में। ऐसे लिखा है, यही शब्द भारत का संविधान, यही पढ़ना है हम लोगों को। तो संविधान क्या है? क्या इसे एक दिन में बनाया जा सकता है या ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है? कैसे जाने संविधान क्या है? तो संविधान नियम, उपनियम, नियम और उपनियम की श्रृंखला है। ठीक, मनुष्य और जानवरों में यही अंतर है कि मनुष्य नियमों से चलता है। समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज नियमों से चलता है। अगर यही नियम ना हो तो ताकतवर कमजोर वर्ग को न जीने दे, या लोकतंत्र ना होके राजतंत्र हो जाए, तब सामान्य लोगों का जीना कठिन होता है। जैसे रोड पे जा रहे हो, कोई ताकतवर है, वो कहेगा बाएं से नहीं, हम दाहिने से चलेंगे, बाएं से ना चल के दाहिने से चलेंगे, या तुमको नहीं जाने देंगे। ठीक, इन सबको रोकने के लिए संविधान बना हुआ है। और ये भारत का जो संविधान है ये लिखित रूप में है, जबकि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। तो हर जगह, हर देश का अपना अलग अलग व्यवस्था होती है। ये क्या करता है? देश में या राज्य में सरकार का संचालन करता है। सरकार कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, ये सारी चीजें बताता है। राजनीतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। ये बताता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं। इसके क्या कार्य हैं, क्या अधिकार हैं, कौन कैसे बनेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। ठीक, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कैसे बनेगी, इसके सदस्य कहां से आएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, वो कैसे पद ग्रहण करेंगे, ये सारी चीजें कौन बताता है? संविधान बताता है। अब क्या संविधान को एक दिन में बनाया जा सकता है? नहीं। संविधान एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन में न बन के ये लगातार 100-200 सालों में धीरे धीरे बनती है। और अभी भी देखिए, जो हमारा संविधान बना हुआ है उसमें रोज के रोज संशोधन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ। जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं, नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान एक दिन में नहीं बन सकता, न अस्थायी बन सकता है। वो बना हुआ है, उसमें संशोधन होता रहे, कुछ नियम कानून खत्म होते रहेंगे, कुछ नए नियम कानून जोड़ते रहेंगे। ठीक, यही संविधान है। क्यों जरूरी है ये संविधान? क्यों जरूरी है? क्या देता है? महत्व क्या है इसका? संविधान का महत्व क्या है? ये कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? कानून व्यवस्था। कानून कौन बनाएगा? हम लोग बना सकते हैं? हर व्यक्ति अपना कानून बना सकता है? नहीं। कानून के लिए एक निश्चित तंत्र होगा, वही बनाएगा। सब कानून नहीं बना सकते। हाँ, जो कानून बनाएंगे वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे, वो बनाएंगे। इसका मतलब कि कानून तो जो कुछ लोग बना रहे हैं, लेकिन वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए जनता ही बना रही है कानून। तो पहला संविधान ये बताता है कानून कौन बनाएगा। दूसरा बताता है सरकार कैसे बनेगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी। तीसरा ये बताता है कि तीनों अंग कौन है सर, ये तीनों अंग के कार्य क्या है। ठीक, चौथा बताता है कि इन सबकी शक्तियां और अधिकार दो चीजें होती हैं। किसकी क्या शक्ति होगी, क्या अधिकार होगा, इन सब में ये बताता है संविधान।
तो संविधान के कुछ मुख्य लक्षण हैं, कुछ मुख्य कार्य हैं, वो निर्धारित करता है कि ऐसे ही होगा, उसके विपरीत हम जाएंगे तो वो कार्य संभव नहीं है। अब भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, कब से मानी जाती है? तो एक डेट है 30 दिसंबर 1600, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। 30 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के एक हस्ताक्षर हुआ और कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, सुने होंगे आप। उसको ये कहा गया कि आप पूर्वोत्तर की ओर जाइए, पूर्वी एशिया की तरफ जाइए और वहां व्यापार कीजिए। आपको कितने दिन की, 15 वर्षों के लिए आप पूर्वोत्तर के लिए व्यापार करने की छूट दी जाती है, पूर्वोत्तर के व्यापार की छूट दी जाती है। तो संविधान का शुरुआत यहीं से शुरू हो जाता है। अब कुछ नियम अधिनियम आते रहेंगे, उसी में संशोधन करते 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 हमारा पूरा संविधान बनेगा। ठीक, 15 वर्षों के लिए इसको छूट दी गई, इसी को चार्टर बोला गया। ठीक, 1600 का चार्टर कहा जाने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी भारत आई, व्यापार करना शुरू कर दिया। कंपनी क्या है? कंपनी कुछ लोगों का समूह है जो पैसा लगाते हैं और व्यापार करते हैं और लाभ को बराबर अनुपात में, जिस अनुपात में पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में बांट लेते हैं। कंपनी का ये मतलब हुआ। ठीक, लेकिन कंपनी एलिजाबेथ वहां की महारानी के नियम से चल रहा है। ठीक, तभी ये व्यापार यहां कर सकता है। इतना हुआ। अब लगभग 1773 तक ऐसे चलता रहा। तब 1773 में एक नया अधिनियम आया, रेगुलेटिंग एक्ट। अधिकतर आप देखेंगे तो शुरुआत यहां से दिखाते हैं, लेकिन नींव यहां से पड़ी है 1600 के चार्टर से। संविधान की नींव कहां पड़ी? 30 दिसंबर 1600 के चार्टर से, जो 15 वर्षों के लिए कंपनी को पूर्वी व्यापार का अधिकार मिला, वहां से पड़ती है। लेकिन संविधान के जो इतिहास की शुरुआत होती है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके पहले दो चीजें और जानना है। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो पहले जो भारत का शासन हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से हुआ है। इसको जब दो पार्ट में करोगे तो पहला पार्ट है कि कंपनी के तहत या कंपनी तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक, ये चलता है 1773 से 1858 तक, पहला। दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। ब्रिटिश ताज, ये जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो भारत का शासन चलने लगा वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चलने लगा। और कब तक चला? 1858 से लेकर 1947 तक ये चलता है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। तो भारत में संविधान का निर्माण दो तरीके से होता है, एक कंपनी के द्वारा, दूसरा ब्रिटिश ताज द्वारा। ठीक, कंपनी के द्वारा पहला अधिनियम जो आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में दो बातें होती हैं, इसको मिटा दें, पहले इसको बनाते रहिए आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दो बातें होती हैं। पहला ये होता है कि पहले 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में, 3, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ठीक, इस एक्ट के द्वारा इन दोनों में प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक, 1773 एक्ट के द्वारा जो 3 पार्ट में भारत का शासन होता था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको इन दोनों के को इसके अधीन कर दिया गया। मतलब भारत में एक तंत्र शासन स्थापित किया गया। ठीक है,
और अब यहां पे गवर्नर जनरल, कलकत्ता का शासन किसके तहत? गवर्नर जनरल के तहत कर दिया गया। गवर्नर जनरल में कौन कौन होता था? एक गवर्नर जनरल था प्लस 4 सदस्य होते थे। तो आप लोग पढ़े होंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल ये होता था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अब कलकत्ता का शासन कौन करेगा? गवर्नर जनरल और 4 सदस्य करेंगे। यही लोग कानून बनाएंगे और यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। और एक काम और हुआ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। स्थापित की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई जिसमें 4 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 3 सदस्य। अध्यक्ष जो थे वो सर इलियाह इम्पे थे। 3 जो सदस्य थे, अध्यक्ष का मतलब मुख्य न्यायाधीश इलियाह इम्पे थे। 3 सदस्य थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ठीक, 4 लोगों की ये बनाई गई मुख्य न्यायाधीश। कौन बने? सर इलियाह इम्पे। और इसमें सदस्य कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाई। ठीक, ये 4 सदस्यीय न्यायालय बनाया गया। जो इसके कंपनी के कर्मचारी थे उनको व्यापार और इसके जो कंपनी के कर्मचारी थे इनको 2 चीजों की रोक लगा दी गई। कौन? एक व्यापार करने की, व्यापार की रोक लगी। दूसरा उपहार और रिश्वत लेने की रोक लगी। ठीक, 1773 एक्ट द्वारा क्या हुआ? कंपनी के कर्मचारी जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे उस पर रोक लगा दी गई और उपहार और रिश्वत जो भारतीयों से लेते थे इस पर रोक लगा दी गई। मतलब पहला सुधार हो गया। ये 1773 के अधिनियम के तहत हुआ। ठीक, अब अगला जो अधिनियम आएगा वो इसमें सुधार के लिए आएगा। संविधान निर्माण इसी तरीके से होगा। अगला वाला जो आएगा वो पिछले वाले में सुधार करेगा। ठीक है, अब अगला आता है 1784 का एक्ट। भारत का संवैधानिक विकास हम लोग यहां शुरू करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1758 तक सुधार हुआ। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1858 से 1947 तक सुधार हुआ। पहला सुधार जो हुआ वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। इसमें हुआ क्या क्या? पहला ये हुआ कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, मतलब केंद्रीकरण कर दिया गया। दूसरा ये कि कलकत्ता में एक परिषद बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल और 4 सदस्य होते थे जिसको मंत्रिपरिषद बोला जाने लगा। तीसरा ये हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। कहाँ? कलकत्ता में, जिसके 4 सदस्य थे। सर इलियाह इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 3 और सदस्य थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 3-4 चीजें हैं, इसमें अंतर होता है, इसको ध्यान देना है। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, बंगाल का गवर्नर पहला गवर्नर जनरल वो भी वारेन हेस्टिंग्स। फिर भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। फिर भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग,
ये नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है, ना कि भारत का, ठीक। और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी और व्यक्तिगत व्यापार पे रोक लगा दी। ये 1773 के एक्ट द्वारा हुआ। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगला एक्ट 1784 का जाता। तो सेटलमेंट है, एज ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 में, ठीक। अब इसमें हुआ क्या, जो 1773 में कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसको सुधारने का प्रयास किया गया, ठीक। हुआ क्या कि जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता की सरकार के अंतर्गत दो चीजें और जोड़ दी गई, कौन, बिहार और उड़ीसा। इन दोनों राज्यों को उसके अंतर्गत कर दिया गया। लेकिन वहां एक समस्या थी कि बाहर का मुकदमा तभी देखा जाएगा जब दोनों पक्ष सहमत हों। कलकत्ता में जो मुख्य वो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, उसमें कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तब देखा जाता जब दोनों पक्ष सहमत हों, तभी देखा जाता था। और पहला काम क्या हुआ कि कलकत्ता की सरकार के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा को शामिल कर दिया गया। दूसरा काम ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, अभी परिषद पढ़े ना, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद को सुप्रीम कोर्ट के इसका मतलब ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जब बाहर कर दिया, मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट मुकदमे नहीं चला सकता, इनके निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, ये हुआ। और जो प्रांतीय न्यायालय थे उसकी अपील अब कहाँ होगी, जैसे न्यायालय मान लीजिए गलत फैसला दे दिया, आपको अपील करना है तो कहाँ करेंगे, वो इसी में करेंगे, ठीक। प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, गवर्नर जनरल परिषद में होगी, ठीक। प्रांतीय न्यायालय ये बदला गया। तो 1773 से 81 में तो दो तीन चीजें बदली गई, कलकत्ता के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा हो गए, गवर्नर जनरल परिषद को सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तीसरा, जो प्रांतीय न्यायालय थे उनके निर्णय की अपील कहाँ की जाएगी, गवर्नर जनरल परिषद में। इसके बाद अगला आता है, इसको लिखते रहिए, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये है 1784। इसका नाम पिट्स का है पड़ा, तो उस समय यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पिट्स, उन्हीं के समय में है, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो इसमें हुआ क्या कि जो कंपनी का अधिकार था, इसके दो भाग कर दिए गए, ठीक। एक हुआ व्यापारिक कार्य
और दूसरा हुआ प्रशासनिक। दोनों अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया। प्रशासनिक को दूसरे में राजनीतिक समझ सकते हो। व्यापारिक मामले और प्रशासनिक मामले। ठीक, कंपनी के अधिकार से दो भागों में बता, कौन? व्यापारिक मामले और प्रशासनिक मामले। इसकी देखरेख कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, हिंदी में कहेंगे निदेशक मंडल। बोल के लिखा है कैसा कहीं? हो गया। इसकी इस पे नियंत्रण कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। हिंदी में इसको कहेंगे नियंत्रण परिषद। अब देखिए, तो कंपनी का शासन दो प्रकार से हो गया, व्यापारिक मामले और प्रशासनिक मामले। ठीक, दो तरीके से हुआ, इसी को द्वैध शासन कह दीजिए। द्वैध शासन शुरू कब से हो रहा है? 1784 के द्वारा। अब कहां तक चलेगा? 1858 तक चलेगा। ठीक, और इसी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ठीक, ये 1784 के तहत हुआ। ऊपर मिटा दे रहे हैं, नीचे लिखते रहिए। अब अगला एक्ट आएगा 1786 का एक्ट मतलब होता है अधिनियम। ठीक, अब आगे इन सब शब्दों के मतलब आगे बताएंगे, अभी यहाँ केवल इतिहास पढ़ लीजिए। आगे एक एक शब्द, एक्ट क्या है, अधिनियम क्या है, विधेयक क्या है, ये सारी चीजें आगे बताएंगे। ठीक, ये वाला एक्ट केवल एक व्यक्ति के लिए लाया गया था 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुने हो? वो भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए स्पेशली ये एक्ट लाया गया कि तुमको सारी शक्ति दी जा रही है, आप वहां जाके गवर्नर बनिए। कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर बनने को तैयार नहीं था, इसलिए इस एक्ट को लाया गया कि जितने जो शक्तियां चाहिए आपको दी जा रही हैं, आप जाके वहां गवर्नर बनिए। ये चीजें इसके साथ की गई। तो इसका उद्देश्य क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर पद के लिए तैयार करना। ठीक,
अब जब ये तैयार हुआ तो इसने कहा हमें प्रशासनिक शक्ति ही नहीं चाहिए, सैनिक शक्ति भी चाहिए। ठीक, तो इसको सैनिक शक्तियां भी प्राप्त दे दी गई। ठीक है यार, इसको सेनापति बना दिया गया, ऐसा समझ लीजिए। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस कितना बुद्धिमान और कितना ताकतवर व्यक्ति रहा होगा, जिसने गवर्नर जनरल जैसे पद को छोड़ने तैयार था जब तक उसको उसकी इच्छा अनुसार शक्तियां न मिल जाए। ये सब तो थोड़ा सा इतिहास था। ठीक, सही संवैधानिक विकास शुरू होता है 1813 के अधिनियम से। सही संवैधानिक विकास कहाँ शुरू होता है? 1813 के अधिनियम से। यहां से सही होता है। ठीक, ये नीचे वाला मिटा दें। अठारह 13 अधिनियम से सही संवैधानिक विकास शुरू होता है। ये तो कंपनी के लिए था, यहां से भारत के लिए कुछ होना शुरू होगा। अभी तक क्या हो रहा था? कंपनी में सुधार हो रहा था। अब कहां शुरू होगा? भारत में सुधार शुरू होगा, भारत के लिए सुधार शुरू होगा। तो इसको भारत के लिए समझ लीजिए कि संवैधानिक सुधार यहीं से शुरू होता है। पहला काम क्या हुआ? कंपनी जो थी उसका व्यापारिक अधिकार, कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया। पहला काम हुआ। ठीक, व्यापारिक अधिकार खत्म, लेकिन उसको थोड़ी छूट दी गई। चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि चीन के साथ केवल कंपनी ही व्यापार करेगी, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो भारत से चाय जाती थी इसका भी व्यापार कंपनी ही करेगी, दूसरे उसके सदस्य या और कोई व्यापार नहीं कर सकता। ये मतलब हुआ। ठीक, और अगला काम क्या हुआ इस अधिनियम के तहत? कंपनी का कार्य जो था, कार्यकाल व्यापार वाला, इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 13 से 20 साल जोड़ोगे 33, अगला अधिनियम 33 में आएगा। ठीक, नोट करते रहिए जल्दी। हो गया? ठीक, ये 3 चीजें हो गई। पहला, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन 2 चीजों की छूट रही। कौन? चीन के साथ व्यापार था और चाय के साथ। और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरा काम क्या हुआ? जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको भी व्यापार की छूट दे दी गई। कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार की छूट मिली। ठीक, अगला एक काम हुआ, जो जहां से ये आए थे, ब्रिटिश आए थे या कंपनी आई थी, वहां कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म है। तो वहां के लोगों को या ईसाई धर्मावलंबियों को ये छूट मिली कि आप जाके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो भारत में ईसाई मिशनरियों को